हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर, और इसका हम लोगों ने पिछली क्लास में सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं ए से लेकर ई तक, और इसमें से आपको केवल कोई 3 ही क्वेश्चन करना है, कोई भी 3। तो 7 × 3 = 21 मार्क्स का ये होगा। तो आपको तो 3 ही करना है, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन पांचों पार्ट इसको करके दिखाएंगे। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया सुंदर लगे और जो अच्छे से कम समय में आप आराम से कर पाए वो आप करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तुरंत तत्काल इसका सोल्यूशन। जैसे 2 का ये हमारा ए वाला है, 2 का ए है, इसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कौन सी गिवन है। ये है x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx माइनस 12y = x³ log of x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा जो है यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लोग आयलर्स पढ़ते हैं। ये आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसको पता करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है, वो तुरंत देखकर पता चल जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर y का यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसके मल्टीप्लाई में x का पावर 2 होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x का पावर 2। जब y को 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में x का पावर 1 वाला रहेगा। और यहाँ पर तो ये y को डिफरेंशिएट किया ही नहीं, तो वहाँ पर कांस्टेंट टर्म रहेगा। और इक्वल में x का कोई भी प्योर फंक्शन, इसमें y बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जब हम लोग यहाँ पर देख लें कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतने ही पावर का उतना ही पावर x का लगा हो, ऐसा हर टर्म में हो। 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे x का पावर 2, 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे x का पावर 1, एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया तो x का पावर 0, यानी वहां पर कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो जब ये हम समझ जाए कि आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम रिड्यूस करके एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इसके लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हम पुट करेंगे, पुटिंग x = e⁻z। यहाँ पर जो ये z है, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाकर वहाँ एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल z इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर x = e⁻z एज्यूम करेंगे तो जब दोनों साइड हम लोग log ले लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा log of x = z। दोनों साइड log लेंगे तो यहाँ पर z नीचे आ जाएगा, log e का वैल्यू 1 और इधर तरफ log x। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे आगे चल के। x की जगह e का पावर z और z मतलब log of x। तो इसका हम लोग इस्तेमाल अभी करेंगे। तो जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है तो पुटिंग दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेस टू। तो जब आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा दूसरे तरह रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा तो वो आपको ध्यान देना है। जैसे x की पावर 2 वाला है तो ये कैसे रिड्यूस होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है d और d-1। d क्या चीज़ है, ये यही लिखा हुआ है d2 ही है। जैसे हम लोग तो लिखते हैं d2y/dx², तो चाहे हम d2y/dx² लिख दें या इसको कैपिटल D2y लिख दें, बात एक ही है। तो d2/dx² को हम ये कैपिटल D भी लिख सकते हैं, चाहे ये नोटेशन दीजिए चाहिए। उसी तरह अगर dy/dx लिखा है तो इसका मतलब d of y, dy ऐसा होता है। तो हम लोग
इस नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये वाला, तो हम कैपिटल डी वाला नोटेशन यहाँ पर यूज़ कर दे रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो ये कैसा रिड्यूस हो जाएगा, तो जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसमें पहले डी, फिर इंटू में d-1। अगर ये क्यूब होता तो d-1 d-3, मतलब d-2 तक जाता है, d-1 d-2, मतलब 3 टर्म, 3 टर्म्स तक ये जाता। अगर इसी तरह x की पावर 4 रहेगा तो d-1 d-2 d-3 तक जाएगा, ऐसा ये चलेगा। मतलब अब इसमें 2 ही है तो 2 टर्म तक जाएगा। अब इसमें जो ये कांस्टेंट लगा है 2, तो वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है तो यहाँ पर केवल एक d आएगा और माइनस का 12, और पूरे के बाहर हम लिख दे रहे हैं y। यहाँ से y और यहाँ से y और यहाँ से y को हम बाहर पूरा एक साथ बाहर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, x की जगह हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, e का पावर z। x की जगह हम लिखेंगे e का पावर z, और ऊपर होल क्यूब लगा हुआ है, x की जगह e का पावर z हमने लिख दिया, और log x की जगह यहाँ क्या आने वाला है, z आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा d² माइनस d प्लस 2d माइनस का 12, और ये बाहर y, और ये हमारा क्या बन जाएगा, e का पावर 3z इंटू में z। तो अब ये क्या बन गया, d² प्लस 1d माइनस का 12y इज इक्वल टू, हम चाहे तो z को पहले लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे चाहे जैसा लिखा जा सकता है। तो अब ये हमारा एक सुंदर सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ये बस यहाँ पर एक हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चेंज हो गया है, x की जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल z आ गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इस साइड से निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, CF। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम शॉर्ट में CF लिख दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कुछ नहीं, जहां जहां कैपिटल D है बस वहां वहां हमें M पुट कर देना है। बस D की जगह पर M रख देंगे, काम हो जाएगा। Y नहीं लिखना, कुछ नहीं, केवल इक्वल में हमेशा 0 लेना है, हमेशा बराबर में 0। अब हम इसका फैक्टर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा m² प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसका दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर ये आ जाएगा m माइनस 3 और ये m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस का 4। तो जब m की वैल्यू दोनों रियल रूट्स हो, मतलब दोनों रियल नंबर्स आ जाएं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं C1 e का पावर, जो पहला रियल नंबर है वो इनटू में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्चुअल में तो हमारे पास यहाँ x था, लेकिन अभी हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है z की मदद से। तो यहाँ पर e का पावर 3z, मतलब नया वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिखेंगे, क्योंकि हम लोग उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर चुके हैं और उसी से निकाल रहे हैं। बाद में भले ही हम इसको ओरिजिनल वाले में ले आएंगे, लेकिन अभी यही लिखना होगा। और फिर e का पावर माइनस का जो दूसरा रियल नंबर है वो इनटू में z, बस हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा ओरिजिनल वाले फॉर्म में ले आएंगे। अगर e की पावर z की जगह हम क्या लिख दें, x, तो ये क्यूब अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, क्यूब से तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो e की पावर z की जगह हम लिखेंगे x और ये क्यूब लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब और प्लस C2। यहाँ पर e की पावर z की जगह पर x लिखेंगे और -4 जो पावर में है वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा इस तरीके से।
तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। तो इसका अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जब सम किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा y का वैल्यू। तो अब हम लोग यहां से निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। चाहे तो हम लोग इनवर्स ऑपरेटर मेथड का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यानी रॉन्स्कियन निकाल के किया जा सकता है। लेकिन इनमें से जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो इनवर्स ऑपरेटर मेथड है वो आसान और छोटा पड़ेगा, तो हम लोग उसी से निकालेंगे। लेकिन आप चाहे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से यानी रॉन्स्कियन वगैरह कैलकुलेट करके अगर पर्टिकुलर निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन जो शॉर्ट मेथड है वो हम आपको बता रहे हैं, तो हम लोग इसको निकालेंगे इनवर्स ऑपरेटर मेथड से। तो इनवर्स ऑपरेटर मेथड में हमें क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर ये इसको रिड्यूस करके ये बना चुके हैं, इसी से कॉम्प्लीमेंट्री निकला है और इसी से पर्टिकुलर निकलेगा। तो यहाँ पर जो भी ये डी का पॉलिनोमियल गिवन है वो हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। सबसे पहले 1 अपॉन में, हमेशा 1 के अपॉन में ही लिखना है, और इनटू में यहाँ पर z इंटू ई का पावर 3z। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ दूसरा कोई फंक्शन भी मल्टीप्लाई में हो तो कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, एक्सपोनेंशियल को तुरंत इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल शिफ्ट। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल जब इस साइड शिफ्ट हो जाता है मतलब वो सॉल्व हो गया, सॉल्व तो हो गया लेकिन वो इधर फ्री में नहीं आएगा, कुछ काम करके आएगा। तो क्या काम करेगा वो, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d+3 आ जाएगा। 3 कहाँ से आया, जो e के पावर में ये रियल नंबर जो भी कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ d+, यहाँ जो भी नंबर लिखा हो, यहाँ 3 लिखा था तो d+3, जहाँ जहाँ भी d है वहाँ वहाँ d+3 हो जाएगा और माइनस का 12। अभी z यहाँ पर बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट हो गया, इसका काम खत्म। अब इसे हमें सॉल्व नहीं करना होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फार्मूले पर खोल दें a² और उसके बाद प्लस का 2ab + b² और ये है d+3 माइनस का 12 इंटू में z लिखा हुआ है। फिर ये e का पावर 3z है, 1 अपॉन ये आ जाएगा 3 और 12, ये माइनस का 9 आएगा, -9 और ये +9, यानी नंबर वाले तो सब खत्म ही हो गए। तो d² + 6 और 1 7, 7d, ये सब मल्टीप्लाई में है। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है यानी अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है तो इसको कैसे ऑपरेट कराते हैं। तो इसको ऑपरेट कराने के लिए हम लोग जो यहाँ पर लोवेस्ट पावर वाला टर्म हो उसको कॉमन ले लेते हैं। लोवेस्ट पावर, यहाँ d का पावर 2 है, यहाँ d का पावर 1, तो जो लोवेस्ट पावर वाला कौन है, d का पावर 1 वाला। तो d का पावर 1 यानी 7d, तो 7d हम कॉमन ले लेंगे, 7 और d। अब यहाँ से तो 7d पूरा निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ से d निकल गया लेकिन 7 तो इसके पास था नहीं तो वो अपॉन में आ जाएगा। जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7d और यहाँ 7 7 कट कर d², ये वापस इस तरह बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पहले अब यहाँ दो d वाले दो टर्म हो गए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक d है और एक 1 + d/7 है। तो जो ये 1+ वाला है ये 7 तो हम बाहर लिख दे रहे हैं और इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, तो 1 + d/7 की पावर -1, ये बन गया। और यहाँ पर इसको हम इधर लिख दे रहे हैं 1/d इंटू में z, ये हमने d को इधर लिख दिया है बाद में, और ये ऊपर जब जाएगा तो होल पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है
कि जो 1 अपॉन में डी है, 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, और अगर डी मल्टीप्लाई में रहेगा तो मतलब डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पर ये जेड के अपॉन में डी है, मतलब ये इसको जेड को इंटीग्रेट करेगा। कितनी बार करेगा? एक बार, क्योंकि यहाँ डी की पावर 1 है। अगर डी स्क्वायर होता तो ये इसको 2 बार इंटीग्रेट करता। तो अपॉन में डी का मतलब इंटीग्रेशन और मल्टीप्लाई में डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन। तो ये जेड को इंटीग्रेट कर देगा। तो ये अभी हमारा वैसे ही लिखा हुआ है, ये इसको इंटीग्रेट कर देगा तो आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो इस जो अपॉन में 2 आएगा तो 2 7 जा हम इसको लिख दे रहे हैं 14। अब यहाँ पर हमें देखना है, एक फॉर्मूला हम रिकॉल करें कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, जैसे ये लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो आएगा इसका एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड उसके बाद माइनस का एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अल्टरनेट ये चलेगा, पहले प्लस माइनस ऐसे ये चलता है। तो इसी वाले फॉर्मूले से इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3z अपॉन 14, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह d/7 है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मतलब d/7 का स्क्वायर, तो d स्क्वायर बाई 49, फिर माइनस का एक्स क्यूब यानी d/7 का होल क्यूब। तो वो वाले टर्म्स हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ z की जो पावर लगी है उतनी ही पावर तक d वाला हमें लेना होता है। ऐसे तो ये एक्सपांड होकर इन्फानाइट तक जाएगा, लेकिन z की जो पावर है d को उतनी ही पावर तक एक्सपांड करना है। z की पावर 2 है तो हम यहाँ पर z d स्क्वायर वाले तक लेंगे, और बाकी क्या लिखेंगे? नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। अगर ना भी नेग्लेक्ट करें तो क्या होगा? अगर यहाँ डी क्यूब वाला टर्म हम प्लस माइनस करके लिख देते तो क्या होता? तो ये जेड स्क्वायर को 3 बार डिफ्रेंशिएट करता है। तो पहली बार में आता 2z, दूसरी बार में आता 2, और तीसरी बार में ये 0 बन जाता। तो जेड स्क्वायर अगर जेड क्यूब वाला लिख दे तो ये 0 हो जाएगा। फिर जब 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तब तो 0 रहेगा ही, 5 बार में 0। तो इसलिए आगे वाले टर्म यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लिखेंगे भी तो आगे के सारे टर्म 0 होते जाएंगे। तो अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e का पावर 3z/14 ये अंदर आएगा, तो यहाँ बन जाएगा z स्क्वायर, और यहाँ पर d इसके मल्टीप्लाई में आएगा, d इंटू जेड स्क्वायर। d मतलब मल्टीप्लाई में तो डिफ्रेंशिएट करेगा, तो जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2z अपॉन 7, और यहाँ ये d स्क्वायर है यानी 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। तो पहले 2z आएगा और 2z का हो जाएगा 2, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट इसको कर दिया जाएगा। ये z अंदर मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम यहाँ पर जो है इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब z नया वेरिएबल था तो यहाँ पर जो हम लोग को गिवन वेरिएबल था x, उसके फॉर्म में इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, उसी के फॉर्म में आंसर, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें x के टर्म्स में ही लिख कर दिखाना है। तो यहाँ पर हम लोग e की पावर z की जगह आप क्या लिख देंगे? e की पावर z की जगह हम लिखेंगे x। तो यहाँ पर जो पावर 3 लगा है वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, तो ये x³/14 बन जाएगा। और अंदर इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, और z की जगह पर आएगा log ऑफ x। तो यहाँ पर log x और स्क्वायर अपनी जगह पर पड़ा है, माइनस का 2z यानी log x, और अपॉन में 7 पड़ा हुआ है, और प्लस 2/49 ये हो गया। अब इसको हम चाहे मल्टीप्लाई कर दे तो x³/14 log x का होल स्क्वायर माइनस x³ यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, x³ log ऑफ x, और जब ये यहाँ 14 मल्टीप्लाई होगा तो 2 14 को काट देगा, तो एक 7 बचेगा और ये 7, तो 7 7 जा 49,
तो हम इसको लिख देंगे एक्स क्यूब अपॉन 49। उसके बाद ये यहाँ पर जाएगा 2/14, जब 2 को 14 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 49 तो आ जाएगा 343। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। उसके बाद सो दैट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी y का वैल्यू जो है वो कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को प्लस किया जाएगा तब आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे y इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यहाँ पर बताया है c1 एक्स क्यूब प्लस c2 एक्स की पावर -4, और फिर आगे जगह नहीं तो हम नीचे से लिख दे रहे हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, एक्स क्यूब बाई 14 और लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 49 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 343। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी y की वैल्यू ये आ गई, और जो y की वैल्यू है वही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से यानी रॉन्स्कियन वगैरह निकाल कर कैलकुलेट करेंगे तब भी यही सेम पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सटीक एकदम करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा 2 का पार्ट बी, 2b में क्या कह रहा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, एंड हेंस, हेंस का मतलब होता है कि फिर इसी की मदद से प्रूव करना है कि इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसको देखकर हम लोगों को तुरंत तत्काल एक फार्मूला याद आ जाना चाहिए। भाई फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक काम कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर n और इनटू में f ऑफ x। ज़्यादातर किताबों में यहाँ पर x की जगह पर t लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर चाहे t का पावर n और ft लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, t लिखे चाहे x, या एक्चुअल में यहाँ x लिखा था इसलिए हमने फार्मूले को x के फॉर्म में ही लिख दिया। तो इसके लिए फार्मूला होता है, मतलब x की या t के फॉर्म में ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब बुक्स में लिखे रहते हैं फार्मूले वगैरह, तो कोई घबराने की बात नहीं, t की जगह हमने x करा है क्योंकि यहाँ भी x है बस, और कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पर x की पावर n, x की कोई भी पावर हो इनटू में कोई फंक्शन दिया हो, कोई भी फंक्शन में हो सकता है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे ये इसकी शक्ल इससे मैच कर रहे हैं, x की कुछ पावर और इनटू में कोई फंक्शन, तो यही वाला फार्मूला यहाँ बैठ जाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, -1 का पावर n और nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s। अब ये क्या चीज है, ये कैसे होगा, तो मतलब जो ये जो पावर यहाँ पे लगी हुई है -1 की पावर उतनी ही लगानी है, और जितनी पावर लगा है उतना ही डेरिवेटिव, जैसे यहाँ 3 लगा है तो मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा fs का। अब ये स्मॉल f है, ये कैपिटल f है, दोनों में क्या फर्क है, स्मॉल f का मतलब जो गिवन फंक्शन है, और कैपिटल f क्या होता है, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैपिटल f कहा जाता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो अब हम इसको फार्मूले पर बिल्कुल बैठा देंगे जो क्वेश्चन हमें गिवन है। तो यहाँ पर x की पावर n की जगह पर दिया है x का पावर 3 इंटू fx की जगह पर दिया है साइन ऑफ x। तो यहाँ पर कंपेयर करें तो n की जगह हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर -1 की पावर 3 और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू s। fs का मतलब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कैपिटल F है, तो साइन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वहाँ लिखेंगे, साइन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s² + 1।
ये सब छोटे छोटे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। तो इसको तो हम अपना बार बार वैसे ही लिखते चलेंगे। ये है एक्स क्यूब साइन एक्स, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा क्यूब करने से। और इसको हम लोग थोड़ा सा और सुंदर बना लें, इसको हम ऊपर ले आए तो ये एस स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -1 बन जाएगा। ये तो हम लोग को बार बार वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो एक बार अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो अभी 2 बार बचा रहेगा। ये 2 बार 3 है, तो एक बार हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -1 नीचे कूद जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। तो -1 में से -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया इसका, और अभी 2 बार बचा है, अभी 2 बार और करना है भाई। इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, आंसर आ गया। ये माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो ये इसको भी हमें अभी डिफरेंशिएट करना है। इसको कैसे किया जाएगा, तो अब इसके अंदर भी अभी जाना होगा। जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको तो हम वैसे ही अपना लिख रहे हैं, इसको तो अभी कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं d2/ds², मतलब एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख देंगे तो एक बार यहाँ डेरिवेटिव कम हो जाएगा। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट अगर कर दिया जाए तो -1 जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। तो -1 एक और कम करेंगे तो -1 -2, और फिर इसके अंदर जाएंगे तो s² का होगा 2s, ये हो गया। तो अब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख लें तो ये ऊपर लिखा है 2s और नीचे s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये वाले 2 कांस्टेंट है, तो इस 2 को हम चाहें तो डेरिवेटिव के बाहर कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं वो फालतू में परेशानी बढ़ाएगा और कोई उससे मतलब नहीं होगा। तो ये 2 अपना बाहर हम पड़ा रहने देना है। अभी हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जब एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर देंगे तो यहाँ एक ही बार बचेगा। तो इसमें रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का न्यूमरेटर और ddx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 2 नीचे आ जाएगा और s² प्लस 1, फिर इसके अंदर जाएंगे तो s² का 2s और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर पहले से लगा, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। और ये 2 अपना बाहर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग और रीअरेंज कर लें बढ़िया से, तब फिर काम बने। तो अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग s² प्लस 1 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से एक बार s² प्लस 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, s² प्लस 1 निकल गया तो 2 × 4 4s² और नीचे s² प्लस 1 का होल पावर 4। अब ये इसको कैंसिल कर देगा तो नीचे अभी 3 बार बचेगा। ये 2 बाहर अपना लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग और सिंप्लीफाई कर लें। तो ये बन जाएगा 1 माइनस, और ये माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3s² और नीचे ये बनेगा s² प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग एक बार ये बचा हुआ, एक बार इसमें हम लोग फिर से रूल लगा देंगे, एक फाइनल बार डिफरेंशिएट करना है।
यहाँ एस लिखा हुआ है, एस के रिस्पेक्ट में से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक फाइनल बार और कर देना है बस। और ये 2 यहाँ पर, अब इसमें वही रूल फिर से लगेगा, डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस का 3 2 जा 6s। तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का न्यूमरेटर और डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 नीचे कूद जाएगा, 3 नीचे आ गया और एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा और इसके अंदर जाएंगे तो एस स्क्वायर का 2s और होल अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब डेनोमिनेटर का जब स्क्वायर करेंगे तो इस क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 हो जाएगा। ये हो गया पावर 6। अब इसको हम लोग और बढ़िया तरीके से खूब एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे और देखते हैं फिर क्या आता है। तो ये हमारा वैसे ही लिखा है, एल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स, और यहाँ पर ये 2 तो अपना बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर कुछ कॉमन आ जाए तो काम बन जाए। यहाँ से और यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ से होल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 2 जा 6s, 3 2 जा 6s और यहाँ से भी 6s, उसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 6s भी हम लोग कॉमन ले लें तो काम और आसान हो जाए। तो अब यहाँ से 6s निकल चुका है, माइनस का एक बार एस स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, एक बार एस स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से क्या बचा, ये निकल गया है 3 2 जा 6s निकल गया है, माइनस का ये बचा। इसके अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो -1 एंड प्लस का 3s स्क्वायर और होल अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6। तो अब ये क्या बन गया, 6 2 जा 12s और यहाँ s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पावर 6 है तो ये इसको काट देगा तो नीचे 4 बार बचेगा। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -s स्क्वायर -1 और फिर -1 प्लस 3s स्क्वायर और ये इसको कैंसिल कर देगा तो नीचे s स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 4 बचेगा। अब ये क्या बन सकता है, ये हो जाएगा 3 में से ये जाएगा तो हो जाएगा 2s स्क्वायर -2 और नीचे s स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 4। यहाँ से और यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर बाहर ले आएंगे, 2 बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24s ब्रैकेट में s स्क्वायर -1 एंड होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया। इसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों से पूछ रहा था तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 24s ब्रैकेट में s स्क्वायर -1 और होल अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 और इसी की हेल्प से इसके बराबर ये भी 0 प्रूव करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालना है किसी भी फंक्शन का तो क्या इसके लिए फार्मूला होता है, यही हमारा 0 to इन्फिनिटी e का पावर -sx। बुक्स में st लिखा रहता है लेकिन हम t की जगह x लिख रहे हैं शुरू से ही।
क्योंकि हम लोगों को जो वेरिएबल वो x दिया है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। डेफिनेशन कहता है किसी भी चीज़ का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो e का पावर माइनस एस टी, यहाँ एस एक्स लिखा है, इनटू में जो भी फंक्शन आपको गिवन है वो यहाँ लिखिए। एक्चुअल में डेफिनेशन जो स्टार्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो वो तो इसी तरह होती है, और बाकी तो हम लोग ये फार्मूलों को लगा कर कुछ छोटे छोटे फार्मूला यूज़ करके और चीज़ों का निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन तो इसकी यही है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम लगाएं तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा, और जो सामने लिखा है 24s ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 1 और होल अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ये तो रहेगा। लेकिन हम लोगों को प्रूव करना इसके बराबर में 0, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पुटिंग s इज इक्वल टू 1 वी हैव, s की जगह हम 1 पुट करेंगे। 1 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हम इसकी शक्ल मिलाएं अगर इससे, तो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में क्या है, केवल माइनस का 1 है, तो वो तभी बनेगा जब s की जगह 1 लिखा जाए। अगर हम s की जगह यहाँ 1 लिख दें तो ये हमारा बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, s की जगह 1 तो केवल माइनस का x बचेगा, x क्यूब साइन ऑफ x dx। s की जगह 1 पुट करना है तो जब इधर लेफ्ट में पुट करेंगे तो राइट में भी पुट करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं s की जगह जैसे यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर यानी 1 में से 1 गया तो 0, तो पूरा 0। जब ऊपर वाला 0 हो गया तो नीचे वाला भी 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0। चाहे तो आप एक दो लाइन और कैलकुलेट करके दिखा लीजिए, बाकी वो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर s की जगह 1 लिखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, तो पूरा 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 2 का बी वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा 2 का पार्ट सी। इसमें हम लोगों को एक सीरीज गिवन है और इस सीरीज के कन्वर्जेंस को पता लगाना है, मतलब कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, और यहाँ पर x जो है वो कोई रियल नंबर है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। तो यहाँ बताया है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस x अपॉन 4 इंटू 5 इंटू 6 है, और x स्क्वायर अपॉन 7 इंटू 8 इंटू 9 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले हम लोग को तुरंत रेशियो टेस्ट यानी डी-एलेम्बर्ट टेस्ट लगाना चाहिए। एक्चुअल में उसको डेलेम्बर्ट पढ़ते हैं, डी और वो अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन इसको हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं, डेलेम्बर्ट। तो डेलेम्बर्ट टेस्ट क्या कहता है कि अगर किसी सीरीज का n+1th टर्म और nth टर्म का रेशियो निकालें और कोई फाइनाइट लिमिट आ गई l, un+1 मतलब n+1th टर्म और un मतलब nth टर्म, तो n+1th और nth टर्म का लिमिट निकालें n गोज टू इन्फिनिटी पर। तो मान लीजिए कुछ लिमिट आया l, तो देन तो इसी से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो देन फॉर अगर l<1 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट को हम शॉर्ट में ऐसे CGT लिख दे रहे हैं। और फॉर अगर l>1 आया तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ये हमने डाइवर्जेंट को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। एंड फॉर और अगर l जो है करेक्ट 1 के बराबर आ गया तो फिर डेलेम्बर्ट टेस्ट फेल कर जाएगा। तो फिर जब फेल कर जाएगा तो वहाँ दूसरा कोई तरीका लगाकर l बराबर 1 पर हम लोग चेक करेंगे। तो फिलहाल हम लोग का काम है un+1 और un का वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन में अगर सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा काम यही है, un अगर हमने पता लगा लिया तो क्वेश्चन तुरंत तत्काल हो जाएगा। un मतलब एक ऐसा फार्मूला लिखें जो nth टर्म के लिए हो। जब उसमें n बराबर 1 रखें तो पहला टर्म मिले, जब n बराबर 2 रखें तो दूसरा टर्म, एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर देखने से तुरंत पता चल जा रहा है ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9।
मतलब तीसरा टर्म जो है वो 3 का टेबल है। तो एक चीज़ तो पकड़ में आ गया कि 3 का टेबल यहाँ चल रहा है, और उसके जस्ट पहले क्या है, एक कम है, यानी उसके पहले अगर हम लिखना चाहें, थोड़ा जगह बना लिया जाए, तो इसके पहले जो है वो 3n-1 है, एक कम है सब जगह, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, और उसके और पीछे जाए तो 2 कम है, 3n-2। तो ये हमारा un जो है तुरंत पकड़ में आ गया। और x का पावर क्या है, x का पावर कैसे लिखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं पहले टर्म में x का पावर 0, पहला टर्म है तो x का पावर 0 है, दूसरा टर्म में x का पावर 1, तीसरे टर्म में पहला दूसरा तीसरा टर्म में x का पावर 2, मतलब जो भी टर्म है उसमें पावर एक कम है। तो इसी तरह अगर nth टर्म में जाएंगे तो पावर n-1 यानी इससे एक कम होगी, तो यहाँ पर n-1 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने nth टर्म अपना पता लगा लिया, एंड और इसी की मदद से n+1 तो तुरंत तत्काल निकल आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ n है बस वहाँ वहाँ तुरंत n+1 लिख देना है, n की जगह n+1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 पुट कर देना। इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो x का पावर n। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा 3n + 3 - 2 तो +1, अब ब्रैकेट यहाँ जाएगा 3n + 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये तो 3n + 3 हमारा बन ही गया। तो बस काम हो गया, हमारा un बिल्कुल रेडी है और un+1 भी रेडी है। तो अब हम लोग को लिमिट लगाकर वो ये लिमिट फाइंड आउट करनी है बस। तो नाउ लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, पहले un+1 फिर अपॉन में un, तो un+1 क्या है हमारे पास, x की पावर n अपॉन 3n+1 3n+2 और 3n+3, और इसके अपॉन में लिखना है un, इसके अपॉन में un, तो x का पावर n-1 और अपॉन में 3n-2 3n-1 और 3n। तो अब अभी ऊपर वाले को तो हम लोग वैसे ही लिख दे रहे हैं 3n+1 3n+2 और 3n+3, लेकिन ये जो डिवाइड लगा हुआ है, ये वाला डिवाइड, इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और नीचे x का पावर n-1। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यहाँ x की पावर n है और ये ऊपर आएगा, तो x की पावर n है, जब ये ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, -n और माइनस माइनस प्लस का 1। भाई जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस में, तो -n और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये कट गया, तो केवल एक x ऊपर बचेगा, तो ऊपर केवल एक x बचेगा। और इन लोगों को कैसे सॉल्व करें, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर केवल x है, इन सब में से हम लोग n कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग एक n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, जब यहाँ से n निकाल लेंगे तो यहाँ से n निकल गया, 3 बचा और 2 के पास तो है नहीं, तो 2 के अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से भी एक n हम कॉमन लेंगे और यहाँ से भी n को हम बाहर लिख देंगे, तीनों टर्म में से n बाहर। जब यहाँ से n निकाल दिया गया तो 3 के पास तो n है, 1 के पास नहीं है, तो नहीं है तो उसके अपॉन में आ जाएगा। ये वाला n हमने पहले लिख दिया, तो यहाँ से केवल
3 बचा। और इसके अपॉन में वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी हम इसमें से और इसमें से, इसमें तीनों में से n कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से n निकल गया तो 1/n, और यहाँ से भी n हमने निकाल लिया तो 3 + 2/n, और यहाँ से भी हमने निकाल दिया तो 3 + 3/n। ये n³ से n³ कैंसिल। ऐसा क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसका अब हमें काम नहीं है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। तो n इसलिए कॉमन लेते हैं कि जब n गोज टू इन्फिनिटी पर लिमिट हो तो n हमेशा अपॉन में होना चाहिए, जिससे फाइनाइट वैल्यू निकल पाए। अगर हम डायरेक्ट यहाँ n की जगह इन्फिनिटी लिख देते तो ये भी इन्फानाइट, अपॉन में इन्फानाइट, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाता। इसलिए n हमेशा अपॉन में होना चाहिए। अब लिमिट हम लोग लगाएंगे, तो जब लिमिट इसको हम लोग लगा दे रहे हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो x तो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा चुपचाप। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 2/, यहाँ n की जगह इन्फिनिटी, तो 2/∞ क्या आएगा? 0। किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फानाइट तो 0, यहाँ भी 0, तो 3 × 3 × 3 बचेगा। उसी तरह यहाँ भी 1/∞ 0, 2/∞ 0, 3/∞ 0। अगर अपॉन में इन्फिनिटी है n की जगह पर तो वो 0 हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 बचेगा। ये वाला टर्म 1/n, 2/n और 3/n 0 हो जाएगा। 3 × 3 × 3, तो ये कैंसिल, केवल हमारे पास x बचा। अब सवाल ये है कि x क्या होगा, इसकी क्या वैल्यू है, हमें नहीं पता। अब x जैसी वैल्यू लेगा उसी तरीके हिसाब से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा। तो हम लोगों को टेस्ट तो ये कहता है कि इफ़ अगर x <1 है, पहले लेस देन लिख दे रहे हैं, अगर x जो है <1 है तो इट इज़ कन्वर्जेंट, तब सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। और अगर x > 1 होगा तो इट इज़ डाइवर्जेंट, तब सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर x करेक्ट 1 के बराबर आ जाएगा तब तो डेलेम्बर्ट टेस्ट फेल कर जाएगा। तो 1 पर पता लगाने के लिए कोई दूसरा तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो कैसे करेंगे? फॉर x बराबर 1, x बराबर 1 पर चेक करना है हमें, लेस देन ग्रेटर देन तो कंफर्म हो गया। तो x बराबर 1 हम लोग पुट करेंगे un में, जो हम लोग को un का वैल्यू उसमें x बराबर 1 पुट करेंगे। अब यहाँ x की जगह 1, तो 1 की कुछ भी पावर लगाएं तो 1 में ही 1 ही पड़ा रहेगा। और यहाँ नीचे से हम लोग सब में से n कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो 3 बार n बाहर आएगा, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन लिया था, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ से जब हम लोगों ने यहाँ, यहाँ और यहाँ से n बाहर लिया तो n³ बन गया। तो ये बनेगा 3 - 2/n, और यहाँ से 3 - 1/n, और यहाँ ये वाला n भी हमने आगे ही लिख दिया है, तो केवल 3 बचा। तो अब इसमें क्या करना है, n की जगह पर इन्फिनिटी लगाना है, मतलब हम इसकी लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी un, तो nth टर्म का लिमिट निकाला जा रहा है, मतलब जो हमारा un है उसका n गोज टू इन्फिनिटी पर हम लिमिट निकाल लेंगे। तो अगर हम n की जगह यहाँ इन्फानाइट रख दे डायरेक्ट, तो 1/∞ ये तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ 1 के अपॉन में, ये तो भाई ये 2/∞ ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से केवल 3 बचेगा। ये 2/∞ 0, 1/∞ 0, तो यहाँ से 3 × 3 × 3 बचेगा, 3 × 3 × 3। लेकिन 1/, यहाँ भी इन्फिनिटी लिखा है, तो 1/∞ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ भी इन्फानाइट पुट करना, तो 1/∞ 0, इसका मतलब जब ऊपर 0 है तो पूरा 0। तो इसके लिए एक थियरम है कि अगर nth टर्म का लिमिट
ज़ीरो आ रहा है, किसी भी सीरीज़ का अगर nth टर्म का लिमिट 0 आएगा तो देन इट इज़ कन्वर्जेंट। लेकिन हमने कन्वर्जेंट का पता कैसे लगाया है? x बराबर 1 रखकर। इसका मतलब जब x बराबर 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो इसलिए अब फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि फॉर x लेस देन हो या 1 के बराबर हो, लेस देन 1 पर तो कन्वर्जेंट है और इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्जेंट, तो लेस देन और इक्वल टू 1 पर क्या है? कन्वर्जेंट है, और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा 1 का पार्ट सी कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोगों का 2 का डी वाला पार्ट है। 2D वाले में एक फंक्शन हम लोगों को बताया है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, f ऑफ z के बराबर में ये फंक्शन गिवन है। तो बोल रहा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, और यहाँ पर z नॉट इक्वल टू 0 है और फंक्शन का वैल्यू पहले से डिफाइन किया गया है कि जब z का वैल्यू 0 होगा तब फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, ये पहले से गिवन है। इज़ नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। इवन दो इट सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉची रीमान इक्वेशन निकालेंगे और दिखाएंगे कि उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर इसका हम चेक करेंगे कि ये एनालिटिक ओरिजिन पर है या नहीं है। चेक क्या करना है? मतलब दिखाना है कि एनालिटिक नहीं है। तो पहले हम कॉची रीमान इक्वेशन वाला प्रूव करेंगे कि ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपना ये क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और मॉडिफाई करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर 5 और ब्रैकेट में है x प्लस आयोटा y और अपॉन में x का पावर 6 है, x का पावर 6 एंड y का पावर 10। तो ये बताया है। तो पहले इसको हम कॉची रीमान इक्वेशन इसका चेक करेंगे। तो इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगा x का पावर 4 y का पावर 5 प्लस, और ये इसमें चला जाएगा आयोटा x क्यूब और y का पावर 6, और इसमें ये जो अपॉन में लिखा हुआ है ये अपना वैसे ही रहेगा। फिर इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, x की पावर 4 y की पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 6 y का पावर 10। रियल पार्ट के अपॉन में हमने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट में हम अलग इसको डिवाइड कर देंगे। ये तो अब अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो u है, रियल पार्ट को हम लोग एक्चुअल में u कहते हैं, तो ये हमारा रियल पार्ट है। और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग ने इसको नोट कर लिया है अलग अलग। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉची रीमान इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई के, और इधर से डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल वी बाय डेल एक्स के। माइनस चाहे इस साइड लगा लें चाहे इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x और y, उसी तरह v का x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए। तो चाहे तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर वाला रूल लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे,
जो प्राइमरी मेथड होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत आसानी से एक एक लाइन में इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो हम लोग वही मेथड इसमें अपनाएंगे। नाउ हम लोग डेल यू बाय डेल एक्स पहले निकालेंगे, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हम लोग को लिमिट लगाना है x गोज टू 0। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो x गोज टू 0, और यहाँ पर u x कॉमा 0 माइनस u एट 0 0 डिवाइडेड बाय x। अगर x के रिस्पेक्ट में हमें करना है पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ पर y वाला 0 कर देंगे। वैसे तो u जो है x और y का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर y को क्या करना है, 0 पुट करना है, और माइनस x और y दोनों को 0 पुट करके तब u का वैल्यू निकालना है। मतलब पहले u का वैल्यू निकालेंगे, x की जगह तो x रहेगा, y की जगह 0 पुट करके, उसके बाद माइनस u का वैल्यू निकालेंगे x और y, x का वैल्यू भी 0 पुट करके और y का वैल्यू भी 0 पुट करके। तो हम लोग यहाँ पर इसका लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो तुरंत तत्काल डेल यू बाय डेल एक्स निकल आएगा। तो u का वैल्यू एट x कॉमा 0, तो x की जगह x और y की जगह 0 पुट करना है। तो अगर यहाँ पर u में x की जगह x पुट करें और y की जगह 0, अगर यहाँ y की जगह 0 पुट किए तो न्यूमरेटर 0, तो पूरा 0 आ जाएगा, और माइनस x और y दोनों की जगह 0। अगर यहाँ 0 यहाँ 0 तो 0 इंटू 0 0, और तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा। u 0 0, तो u का वैल्यू 0 कॉमा 0 पर 0 आएगा, और अपॉन में x, तो ये 0 अपॉन x का लिमिट जो है 0 ही आएगा। ये हो गया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट अप्रोच करेगा 0 पर, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ पर u 0 कॉमा वाई माइनस u 0 0 अपॉन u, ऐसे निकलेगा। तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो y को 0 किया गया था, और y के रिस्पेक्ट में तो x को 0 किया गया था। तो यहाँ पर u का वैल्यू निकालना है, x को 0 पुट करना है, y की जगह y। तो यहाँ u में जैसे ही x की जगह ऊपर 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, और u 0 0 पर तो 0 आएगा ही, और अपॉन में y, तो 0 अपॉन y तो 0 आएगा। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई दोनों का वैल्यू आपस में बराबर आ रहा है। ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई हमने निकाला है, ये निकाल लिया हमने, और ये अभी v और y भी निकालना है, डेल v बाय डेल वाई और डेल v बाय डेल एक्स, इन दोनों को भी निकालना है। तो v को हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और y, पार्शियल डेरिवेटिव इसका भी निकालना है, एंड डेल v बाय डेल एक्स निकालेंगे। v को x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ लिमिट x गोज टू 0, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x गोज टू 0। उसी तरीके से यहाँ पर v, यहाँ पर x कॉमा 0 माइनस v 0 0 अपॉन x, इस तरीके से जैसे हम लोगों ने u में किया था। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x रहेगा लेकिन y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन में भी वैसे ही लिमिट जब आप पुट करेंगे x की जगह पर y की जगह 0 तो पूरा 0 आ जाएगा, तो ये पूरा 0 ही आएगा। x की जगह x पुट करेंगे और y की जगह, जैसे ही y की जगह 0 पुट करेंगे पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और v 0 0 तो 0 आएगा ही अपॉन x, तो इसका लिमिट भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसी तरीके से डेल v अपॉन डेल y जब निकालेंगे तो लिमिट y गोज टू 0, तो जब y पर लिमिट निकालेंगे तो यहाँ x 0 रहेगा और y, और बाकी यहाँ तो हमेशा 0 0 रहता ही है, और अपॉन में यहाँ पर ये x के रिस्पेक्ट में जब किया गया था तो अपॉन में x है, जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपॉन में y रहेगा। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपॉन में x, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपॉन में y। उसी तरीके से यहाँ भी है।
इसमें भी वही होगा, जब x की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा और 0 0 पर तो 0 रहेगा ही, तो यहाँ भी लिमिट हमारी क्या आई, 0 आ गई। तो सो दैट ये सभी 0 हैं तो सभी आपस में बराबर हैं। फिलहाल हमारा ये डेल यू बाय डेल एक्स बराबर है डेल वी अपॉन डेल वाई के। कॉची रीमान इक्वेशन यही होता है भाई, सभी 0 हैं तो सब एक दूसरे के बराबर होंगे। और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के। तो ये सब भी 0 ही हैं, तो भाई चारों की वैल्यू 0 है तो सब आपस में बराबर ही हैं। तो डेल यू अपॉन डेल वाई यानी ये भी 0 है और डेल वी बाय डेल एक्स इसकी वैल्यू भी 0 है, तो सब 0 ही है। तो फिलहाल कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई ये कर रहा है। इट सेटिस्फाइज कॉची रीमान इक्वेशन। तो कॉची रीमान इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा क्वेश्चन में बोला है कि ये क्या कर रहा है, इट सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन। तो हमने ओरिजिन पर ही निकाला है, यहाँ पर 0 0 पर x गोज टू 0 पर लिमिट y गोज टू 0 यानी ओरिजिन पर ही हमने चेक किया, तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक काम तो हो गया कि इट सेटिस्फाइज कॉची रीमान इक्वेशन एट ओरिजिन, ये हमने कर लिया। अब कह रहा है कि इसे प्रूव करके दिखाना है कि नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नाउ हम लोग निकालेंगे एफ प्राइम का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। जो प्राइम लगा रहता है इसका मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर एफ प्राइम का मतलब हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव एट ओरिजिन बोला है, ओरिजिन पर चेक करना है, तो z गोज टू 0 और यहाँ f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में z। एट ओरिजिन कहा है इसलिए z गोज टू 0 और यहाँ f ऑफ 0। हम लोग इसको क्या काम करेंगे, इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे अपना पुराना x की जगह पर क्या करना है, मतलब z की जगह पर x प्लस आयोटा y पुट कर देना है। अगर z कोस टू 0 है तो यानी x भी 0 पर होगा, y पर भी 0 पर होगा। तो एफ जेड का वैल्यू निकालना है x और y के टर्म्स में। तो एफ जेड का वैल्यू x और y के टर्म्स में हम लोग को यहाँ पर गिवन ही है पहले से, तो एक्स वाई के टर्म्स में हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एफ जेड, तो ये है एक्स क्यूब वाई की पावर 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स का पावर 6 वाई का पावर 10। अब इसको हमने एफ जेड को एक्स और वाई के टर्म्स में लिख दिया है, इसीलिए जेड की जगह हमने एक्स और वाई भी बना दिया है। तो एक्स गोज टू 0 वाई गोज टू 0, जब एक्स और वाई दोनों 0 होंगे यहाँ पर तभी हमारा z क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर डबल लिमिट लगाई गई है। और f ऑफ 0 क्वेश्चन में बताया गया है ये यहाँ पर कि f जो 0 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर यहाँ पर डिफाइन किया गया है क्वेश्चन में। ये एक्चुअल में यहाँ पर f ऑफ 0 है, यहाँ एक्चुअल में f ऑफ 0 होगा। फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट 0 के बराबर है, ये डिफाइन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ z नहीं, यहाँ 0 होगा। तो f एट 0 बराबर 0, तो ये गिवन है, क्वेश्चन में बताया गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट पर 0 होगी, ये गिवन है, हमें नहीं निकालना। और अपॉन में z का मतलब अपॉन में z, तो z का वैल्यू हम यही रखेंगे, x प्लस आयोटा y ही लिखेंगे। अब माइनस करने से 0 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो एक्चुअल में ये फंक्शन का वैल्यू हम एट पॉइंट 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम z की जगह 0 लिख देंगे। और यहाँ पर लिमिट x गोज टू 0 एंड y गोज टू 0, यहाँ पर 0 माइनस करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x प्लस आयोटा y ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पर x क्यूब y का पावर 5 अपॉन
x का पावर 6 y का पावर 10। अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो हमारा z बराबर 0 पर एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम दो अलग अलग पाथ लेंगे। अगर डिफरेंट पाथ से ये लिमिट सेम दिया तब तो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर डिफरेंट पाथ पर लिमिट लिया जाए और अलग अलग लिमिट आए तब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पहले हम लोग चूज करेंगे एक पाथ, चूज y इज इक्वल टू mx। तो पहले हम एक पाथ सेलेक्ट करेंगे y बराबर mx के अलोंग। तो इसमें हम लोग y बराबर mx पुट करेंगे। तो y की जगह हम लोग mx पुट कर, जहाँ जहाँ y है वहाँ mx हम लोग लिख दे रहे हैं। तो जब y की जगह mx पुट कर देंगे तो y गायब हो जाएगा, तो उस समय केवल x बचेगा। तो लिमिट केवल x की ही लगाएंगे, सिंगल लिमिट। क्यों? क्योंकि y की जगह तो हम लोग mx लिखने जा रहे हैं। तो जब यहाँ y की जगह mx लिख देंगे, mx, तो हो जाएगा m की पावर 5 और x की पावर भी 5 हो जाएगा, x की पावर 5 और x की पावर 3, तो मिलाकर x की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ हम y की जगह mx लिखेंगे, तो m का पावर 5, x का पावर 5, तो x का पावर 8 और ये m का पावर 5। उसके बाद यहाँ भी हम y की जगह mx लिखेंगे, यहाँ y की जगह mx, तो m का पावर 10 और y का मतलब x का पावर भी 10। तो अब हम लोग नीचे से x का पावर 6 कॉमन ले लें। अगर हम यहाँ से x का पावर 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से x का पावर 6 जब निकाल लेंगे तो x का पावर 4 बचेगा। और जो x का पावर 6 हमने कॉमन लेकर बाहर किया यहाँ से और यहाँ से, वो इसको काट देगा। तो 6 में से 8, 8 में 6 बार कट जाएगा, तो 2 बार बचेगा। अब यहाँ पर x का लिमिट 0 बताया गया है, तो जब x की जगह अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ भी x की जगह 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 0/1 प्लस 0, 1 प्लस 0, x की जगह 0 पुट किए, तो इसका मतलब ये लिमिट क्या आया? 0 आया। कौन से पाथ से? y बराबर mx जब हमने चूज किया तब लिमिट आ गया हमारा 0। तब एक दूसरा कोई हम लोग पाथ सेलेक्ट करते हैं और उस पाथ के अलॉन्ग भी हम लोग चल के देख लेते हैं कि वहाँ से भी अगर लिमिट सेम आई तब तो ये एनालिटिक होगा। लेकिन अगर अलग अलग पाथ से अलग अलग लिमिट ये दे रहा है तो इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा। तो एक हम दूसरा पाथ सेलेक्ट करेंगे, चूज, जैसे हम आसानी के लिए यहाँ पर चूज कर लें, यहाँ पर y की पावर 5 की जगह पर x क्यूब लिख दें। y की पावर 5 की जगह हम x क्यूब चूज कर लें तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ y की पावर 5 वहाँ x क्यूब, तो जब यहाँ पर y की पावर 5 की जगह x क्यूब लिखेंगे तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब, x का पावर 6। अब आप कहेंगे इस तरह हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो ऐसा सिलेक्शन देखकर किया जाता है कि एक वेरिएबल पूरी तरीके से गायब हो जाए। तो यहाँ से हम y को पूरा गायब कर दे रहे हैं। तो जब y गायब हो जाएगा तो केवल x बचेगा। तो यहाँ जो लिमिट लगेगी वो लिमिट केवल x पर ही लगेगी। और यहाँ भी ये जो लिखा हुआ है y की पावर 10, इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 5 का होल स्क्वायर, y की पावर 10 को। तो y की पावर 5 की जगह हमें क्या लिखना है? x क्यूब का होल स्क्वायर, तो x की पावर 6। तो यानी जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी x की पावर 6 आएगा। तो ये बड़ा सिंप्लीफाई हो गया इस पाथ को सेलेक्ट करने से, इसलिए ऐसा लिया गया है। तो यहाँ पर लिमिट x गोज टू 0, ये x की पावर 6 है और नीचे ये 2 टाइम्स x की पावर 6। ये लिमिट यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा
यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो f ऑफ 0, तो अब यहाँ से ऊपर से क्या बचेगा 1, भाई कैंसिल हो गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो 1/2। अब 1/2 का लिमिट निकालने से तो कुछ मिलेगा नहीं, 1/2 ही आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि y बराबर mx के अलोंग लिमिट 0 आ रही है और y⁵ बराबर x³ के अलोंग लिमिट हाफ आ रही है। तो डिफरेंट पाथ से लिमिट डिफरेंट आ रही है, सो इट इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, इसलिए ये ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं होगा। अगर दोनों तरफ से लिमिट सेम आती तब ये एनालिटिक होता। तो हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया है कि इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है 2 का ई वाला। इसमें बोल रहा है यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला इवेलुएट करना। यहाँ पर एक फंक्शन है, इसको इवेलुएट करना है और इसके एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस बताए गए हैं 3 ± आयोटा एंड -2 ± आयोटा। तो एक रेक्टेंगल की बाउंड्री बताई गई। तो जहाँ पर जो सी है वो सी क्या है, एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, उसके चारों वर्टेक्स बताए गए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर बताया गया है बाउंड्री, इसको पहले हम लोग प्लॉट कर लें तो एक क्लियर हो जाएगा कौन सा पॉइंट अंदर है कौन बाहर है। 3 आयोटा, तो ये 3 ± का आयोटा है, मतलब 3 आयोटा और एक बार 3 आयोटा। तो 3 आयोटा कहाँ होगा, 3 आयोटा और 3 आयोटा, मतलब रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है 1। तो रियल पार्ट 3 है तो 1 2 3 और ये इमेजिनरी पार्ट 1 है, प्लस में 1 है तो 1 यूनिट हम ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमारा है 3 आयोटा ये पॉइंट, और 3 आयोटा तो 1 2 3 रियल एक्सिस पर और इमेजिनरी है माइनस का 1, तो -1 आयोटा यानी -1, तो -1 के लिए हम नीचे आएंगे। तो ये हो गया 3 आयोटा, तो एक पॉइंट ये है और एक ये। उसी तरह -2 ± आयोटा, तो एक बार -2 आयोटा और एक बार -2 आयोटा। तो -2 तो यानी -1 -2, अब +1 आयोटा, एक आयोटा तो यानी एक यूनिट ऊपर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा और -2 तो ये है ही -2 और माइनस आयोटा यानी एक यूनिट नीचे आ जाना है ये। तो ये हमारा रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है, ये रेक्टेंगल की बाउंड्री हमें बताई गई है। तो ये हो गया हमारा जो बाउंड्री बताई है उसको हमने रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना ली। अब हम लोग अपने फंक्शन पर आ जाते हैं। गिवन है एक यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल बताया है और सी यानी कंटूर जो भी पाथ है वो रेक्टेंगुलर पाथ, सी का मतलब कोई बाउंड्री तो वो बताई गई है रेक्टेंगल वाली। तो यहाँ पर साइन ऑफ 2z dz और अपॉन में z+3 और यहाँ से z+1 का होल स्क्वायर। तो हम बारी बारी इनको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार z+3 के बराबर 0 और एक बार z+1 का होल स्क्वायर के बराबर में 0। तो यहाँ से z बराबर आएगा -3, ये एक पोल है, और यहाँ से भी आएगा z बराबर -1। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि इसकी होल पावर 1 लगी हुई है, तो ये ऑर्डर 1 का पोल है और होल पावर 2 तो ये ऑर्डर 2 का पोल है। तो फिलहाल एक पोल हमारा -3 है और एक पोल है -1। तो हमें देखना है कौन सा पोल इस ये यहाँ पर बताया गया है, ये पॉइंट हमारा -2 आयोटा है। तो इसमें देखना है कि कौन सा पोल हमारा इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा, कौन सा बाहर आएगा। तो यहाँ से -3, अगर हम -3 देखें तो यहाँ से -1 -2 -3, तो इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, -3 है ये। तो ये हमारे रेक्टेंगल के बाहर है यानी आउटसाइड है। तो ये हमारा तो बाउंड्री के बाहर है, ये आउटसाइड है। तो जब आउटसाइड है तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हम नहीं निकालेंगे। -1
तो -1 हमारा इस बाउंड्री के अंदर है, इसलिए जो ये इनसाइड है, तो जो इंटीग्रल निकलेगा इसी पोल के अलोंग निकलेगा। तो नाउ वो कैसे निकलेगा, तो नाउ बाई कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, तो फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पर कोई क्लोज्ड इंटीग्रल और कंटूर बताया गया है। तो यहाँ पर कोई फंक्शन है f ऑफ z और नीचे z माइनस a का होल पावर n। तो अगर इस टाइप का फंक्शन दिया और उसे मतलब इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए फार्मूला है 2 पाई आयोटा बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ जो भी पावर लगी है उतना ही, उसमें से एक कम कर देना है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यही n माइनस 1th डेरिवेटिव एट पॉइंट a। ये एक्चुअल में f का पावर नहीं लगा, ये डेरिवेटिव लगा कि n माइनस 1 बार f को डिफ्रेंशिएट किया जाए, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ से जो पोल का वैल्यू आएगा z बराबर a आएगा, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद z की जगह a रख दिया जाए। तो ये हमारा फार्मूला है। हम लोग को इंटीग्रेट करना इसे, तो हम इसकी शक्ल पहले इस तरह मिलाते हैं। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन 2z और अपॉन में लिख देंगे z प्लस 3, और पूरे के अपॉन में z प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ये जो है ये उलट के वापस इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 3 में ही, तो इस तरह ये वापस से बन जाएगा। लेकिन इसको जानबूझकर हम लोगों ने इसको इस तरह लिखा है, क्यों? क्योंकि अब इसकी शक्ल इससे मिलाना है, तो f ऑफ z की जगह पूरा इतना लिखा है, साइन 2z अपॉन z प्लस 3, f ऑफ z की जगह ये लिखा है, और z माइनस a की पावर n है, तो हमारे पास यहाँ z प्लस 1 की पावर 2 है। तो अब ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ये प्लस माइनस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से z बराबर प्लस a आएगा, तो यहाँ से z बराबर -1 आएगा, जैसे यहाँ पर निकाला गया है। तो जिस पोल पर निकालना है उसी पोल को अपॉन में लिखना है। हम 3 को भी अपॉन में लिख सकते थे भाई, z प्लस 1 को स्क्वायर ऊपर कर देते, लेकिन ये वाला पोल नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये आउटसाइड है, तो जो इनसाइड है वही वाला पोल यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो इसलिए z प्लस 1 के होल स्क्वायर को हमने नीचे लिखा। अगर ये 3 वाला भी उसके अंदर होता तो प्लस लगा के एक बार इंटीग्रल और लिखते, और इसको ऊपर करके z प्लस 3 एक बार नीचे करते और दोनों को सॉल्व करके जोड़ देते। लेकिन ये तो आउटसाइड है, तो केवल 1 वाले पर ही निकलेगा बस। तो अब बस हो गया काम। इसी हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n की जगह यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, और 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, मतलब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। 2 या n की जगह 2 लिखना है, 2 में से 1 गया 1, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। किसको? इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पकड़ के ले आएंगे, साइन 2z अपॉन z प्लस 3, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद z की जगह क्या लिखना है, a। तो यहाँ पर z बराबर क्या आएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, जैसा हम लोगों ने यहाँ निकाला है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें z की जगह -1 पुट करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट कर लें उसके बाद। तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई आयोटा, और नीचे 2 में से 1 गया 1, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा। और इसमें रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर और डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। साइन 2z का हो जाएगा cos 2z, और 2z का हो जाएगा 2। तो डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस का न्यूमरेटर और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। x का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं, हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को रोक कर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो z का 1 और 3 का 0, तो यानी 1 आएगा, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट अब हो चुका है, अब z की जगह -1 पुट करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो यहाँ पर z की जगह -1, तो -1 + 3 तो 2 आएगा, और यहाँ z की जगह पर -1, तो यहाँ पर z की जगह जब -1 लिखेंगे तो cos 2 × -1, तो ये cos ऑफ -2 बन जाएगा। z की जगह -1 तो 2 × -1, ये 2 जो लिखा ये 2 बाहर लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में एक्चुअल में cos 2z के वो बाहर लिखा है, तो वो cos के अंदर वाला चीज़ नहीं है। फिर यहाँ भी z की जगह पर -1, 2 × -1, और ये 1 से तो कोई मतलब है नहीं, और यहाँ भी z की जगह -1, तो -1 + 3 तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आयोटा, ये 2 और ये 2, तो 2 × 2 = 4, और अगर cos का एंगल माइनस में लिखा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस में ही लिखा जाता है, लेकिन साइन का अगर एंगल माइनस में तो उसका माइनस बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2, और होल अपॉन में 2 लिखा है, चाहे इस 2 को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाहर, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत से लोग इसमें cos 2 और sin 2 वगैरह की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और पॉइंट में आंसर लाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना आप वैल्यू याद कहाँ रखेंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी होगी, तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए cos 2 sin 2, तो बस इसी पर इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।